हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो के तीसरे नंबर के वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीरीज चल रहा है, लुसेंट का जो ये सीरीज चल रहा है, इसके तीसरा वीडियो आज होने वाला है। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय बता दिया, उसके स्थल को बता दिया, और मैंने बोला था कि स्थल को आपको डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा दिखा देंगे। हालांकि मैंने ये सारी चीजों को पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से इसको डायग्राम के माध्यम से देखिए कि मुख्य रूप से जो है भारत के 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में मिले हैं। यहाँ देखिए, हमारा गुजरात है, ये गुजरात है, और गुजरात के लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, ये सब जो जगह है, यहाँ पर जो है गुजरात में मुख्य रूप से ये सारे स्थल मिले हैं। इसी प्रकार से भारत के जम्मू कश्मीर में एक मेन स्थल मांदा मिला है। ये जम्मू कश्मीर, ये सबसे भारत का उत्तरी स्थल है। इसी प्रकार से ये यूपी का आलमगीरपुर जो है, ये हिंडन नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर वाला चिनाब नदी के किनारे, यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिला में जो है, ये भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और ये महाराष्ट्र में जो एक दायमाबाद मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। और इस साइड में पश्चिम में सबसे सुदूर में जो सुत कांगेडोर मिला है, जो कि बलूचिस्तान में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में, यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान के अंतर्गत जो बलूचिस्तान है, इसमें सुत कांगेडोर के अलावा डाबरकोट और बालाकोट भी स्थल मिले हैं। इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो भी मिला है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में जो है एक मोहनजोदड़ो मुख्य स्थल मिला है। इसके अलावा इसी के पाकिस्तान के जो पश्चिमी पंजाब पड़ता है, हमारा भारत का पंजाब, आधा पंजाब भारत में, आधा पंजाब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसमें हड़प्पा पड़ता है, और हमारा जो पंजाब है उसमें रोपर पड़ता है। हमारा जो भारत का जो है पंजाब राज्य, उसमें रोपड़, जो कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल है, और पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल है। और इसी हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। तो पंजाब में हमको 2 याद रखना है, एक पूर्वी पंजाब, एक पश्चिमी पंजाब, जिसमें रोपड़ और हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत का ये मोहनजोदड़ो हो गया। बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। अफगानिस्तान का मैंने 2 बताया था, मुंडीकाक और सुतवोई। उसके अलावा जो है यूपी का आलमगीरपुर। राजस्थान में आप कालीबंगा को याद रखिए। राजस्थान का जो मेन स्थल है, एक कालीबंगा को याद रखना है। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली को याद रखना है। हरियाणा का स्थल जो है वो राखीगढ़ी और बनवाली। और गुजरात में सर्वाधिक स्थल लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर को याद रखना है। यहाँ पर जो स्थल मिले हैं, ये सिंधु नदी के किनारे, यहाँ से ऐसे सिंधु नदी होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी के बाएं और दाएं तट पर जो है स्थलों की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से ये जो है स्थल का रिवीजन हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और बातों को देखते हैं।
इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी दो राजधानियां मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी मानी गई है। कौन कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको जुड़वा राजधानी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी हो गई? एक तो हड़प्पा हो गई और दूसरा कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। आइए दोस्तों, अब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। यानी धीरे धीरे चीजों को हम जो है इस तरफ से लेके जाना चाहते हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में जो एक सभ्यता विकसित हुई थी वो एक शहरी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि वो एक नगर या शहर के रूप में जो है विकसित एक सभ्यता थी, यानी एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये बहुत ही पूर्ण विकसित सभ्यता थी। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली विशेषता है वो है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी थे। मुख्य रूप से द्रविड़वासी और भूमध्य सागर के निवासी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी का जो शहर था उस शहर की कुछ खासियत थी, शहर की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी कि उस शहर के अंदर जो है जो मुख्य सड़क हुआ करता था, जैसे अभी जो विकसित शहर है उसमें जो मुख्य सड़कें नेशनल हाईवे हुआ करती है वो काफी चौड़ी हुआ करती है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय जो शहर था उसका जो मुख्य सड़क था वो काफी चौड़ा था। काफी मुख्य सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और गली का जो सड़क हुआ करता था, उस शहर के अंदर जो गली हुआ करता था उस गली में पतली पतली सड़कें हुआ करती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, ये मुख्य सड़क की ओर न खुल के अंदर में जो गली वाला सड़क होता था उसी के तरफ जो है उसका मुंह और खिड़की सब खुला करता था। सिर्फ एक शहर ऐसा था, लोथल, जो कि शायद बंदरगाह के दृष्टिकोण से ताकि माल उतारा जा सके, लोथल के जो घर और दरवाजे मिले हैं उसमें उनका घर और दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों के घर और दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पतली सड़क की तरफ खुला करते थे। शहरों में पक्का भवन बना हुआ होता था। पक्का भवन जो है ये मुख्य रूप से पक्की ईंटों का बना होता था, जबकि सड़कें और नालियां वगैरह जो भी बनती थी, यानी सड़क वगैरह जितने भी बनते थे या बाउंड्री, घर का बाउंड्री वगैरह बनाया जाता था, वो सब कच्ची ईंट से बनाया जाता था। भवन पक्की ईंट से बनाया जाता था और दीवार और सड़क वगैरह जो है वो सब कच्ची ईंटों के द्वारा निर्मित होता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खाने में वो लोग मीठा के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के रूप में सिंधु वासी जो है वो शहद का प्रयोग करते थे। और यहाँ से परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु वासी जो है, सिंधु घाटी के जो निवासी थे, हड़प्पा निवासी, वो लोग मीठा में खाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो मीठा में खाने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। ये क्या है? तो ये ग्रिड पद्धति, ग्रिड टाइप का यानी शतरंज टाइप का एक सिस्टम था जिसके तहत की सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का विकास किया गया था। यानी शहर में जितने भी घर बने हुए थे वो इस प्रकार से बने थे कि उनको निकास के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, उसको हर जगह सड़क उपलब्ध हो जाए, घर के आसपास में सड़क उपलब्ध हो जाए जिससे उसका आवागमन आसानी से हो सके
और इसके लिए जो है शहरों को ग्रिड पद्धति पर विकसित किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ग्रिड पद्धति एक शतरंज के जैसी व्यवस्था होती है। इस प्रकार से शतरंज के जैसी व्यवस्था है जिसमें कि यहाँ सब जगह घर बने हुए होते थे। इससे पास में ही सड़क हुआ करता था जिससे कि घर से कोई भी आवागमन की सुविधा सड़कों के माध्यम से आराम से हो सके। इस प्रकार से चौकोर टाइप से सड़कें बनी होती थी, बीच में सारे घर बने होते थे, सब घरों के लिए सड़क मौजूद होता था। सब कुछ इस प्रकार से ठीक ढंग से अरेंज किया हुआ रहता था और इस प्रकार की जो पद्धति थी इसी को हम लोग ग्रिड पद्धति बोलते हैं। तो ऐसी ग्रिड पद्धति से शहरों का विकास किया गया था। ये ग्रिड पद्धति शतरंज जैसा आकार का हो जाता है, शतरंज जैसा टाइप का हो जाता है। अब इसके अलावा जो शहर का विभाजन किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार से देखने को मिलता है। दो प्रकार से कौन कौन से प्रकार से देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है कि कुछ जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो प्रायः दो भागों में विभाजित थे। एक भाग अमीर वर्ग का था और दूसरा भाग गरीब वर्ग था, यानी एक निर्धन के लिए और एक धनवान के लिए विकसित किया हुआ भाग था। धनवान, ये गरीब के लिए जो शहर विकसित किया, शहर का जो भाग होता था वो पूर्वी भाग होता था। प्रायः शहर का जो पूर्वी भाग है जिसको पूर्वी नगर बोला जाता था वो गरीब या निर्धन लोगों के लिए विकसित किया गया होता था। इसको निचला नगर भी बोला जाता था। पूर्वी नगर या निचला नगर गरीब लोगों के लिए होता था, जबकि पश्चिमी नगर और या ऊपरी नगर कहिए जिसको कि दुर्ग भी कहा जाता है, जिसको कि दुर्ग भी कहा जाता है, ये अमीर वर्ग के लिए होता था। यहाँ से परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि दुर्ग का निर्माण किस वर्ग के लिए सिंधु घाटी में किया गया? तो दुर्ग का जो निर्माण है वो सिंधु घाटी सभ्यता में अमीर वर्ग के लिए किया गया है। दुर्ग का अर्थ ही होता है किला तरह का, और किला तरह का है मतलब आलीशान है। तो आलीशान बिल्डिंग किसके लिए होगा? तो अमीर लोगों के लिए होगा। इस प्रकार से ये अमीर लोगों के लिए और एक गरीब लोगों के लिए ये शहरों का विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार से मिलता है। मगर धौलावीरा एक ऐसा शहर है अपवाद में जहाँ के जो विभाजन है, जहाँ की विभाजन धौलावीरा नामक एक शहर है गुजरात के अंतर्गत। धौलावीरा जो शहर है उसमें शहरों का विभाजन तीन प्रकार से देखने को मिलता है। तो यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सिंधु घाटी का ऐसा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। आपसे भी यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शहर है, सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा शहर है जो कि तीन भागों में विभाजित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ मैंने यही चीज लिखा है कि सड़क दीवार इस कच्ची ईंट से बनाया जाता था, जबकि भवन पक्की ईंट से बनाया जाता था, यानी ईंट से निर्मित होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें ईंटों का प्रयोग मानव ने सीख लिया था। मानव जो है ईंट का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में करना प्रारंभ कर दिए थे। कच्ची ईंटों को घर के बाहर लगाया करते थे और घर का निर्माण जब करते थे तो पक्की ईंटों से करते थे, ज्यादा ठोस ईंटों से करते थे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि मानव जो है उस समय का वो एक तरह से देखा जाए तो अभी से भी अधिक विकसित सभ्यता बन चुकी थी, यानी बहुत ही अधिक विकसित सभ्यता वो थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का आकार क्या था? तो ईंट का आकार भी पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट का आकार था वो 4:2:1 के, यानी 4:2:1 के रेशियो में था। यानी 4 उसकी लंबाई होती थी तो 2 उसकी चौड़ाई और 1 उसकी ऊंचाई हुआ करती थी। तो ये था ईंट का रेशियो। ये ईंट का अनुपात भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक और नगर की विशेषता ये रही है कि प्रत्येक घर में जो है कुआं का साक्ष्य मिला है, खुदाई से कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक घर में, सिंधु घाटी के प्रत्येक घर में कुआं का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी शहर की एक विशेषता ही थी।
इसके अलावा जो है और देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाली थी वो भी काफी अच्छी, निकास के लिए जो नाली बनाई गई थी वो भी काफी अच्छी बनी हुई थी। पानी के निकास के लिए नाली की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। ऐसी सुंदर व्यवस्था मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी नहीं मिला है। मेसोपोटामिया के सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें जो है इस तरह का जो नाली, जिस प्रकार से इसमें नाली का व्यवस्था किया गया है, ऐसे साक्ष्य उस सभ्यता में भी नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी काफी विकसित सभ्यता मानी जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां होती थी उसका कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए घर है, यहाँ पर घर है, अब घर में क्या है, पानी का यूज हुआ, बहुत सारे पानी का जो घर में यूज हुआ, तो घर से एक नालियां निकलती थी। घर से नाली जो है वो निकलकर गली के सड़क में मिलती थी, और गली के सड़क से निकलने के बाद मुख्य सड़क में नाली मिल जाती थी। और मुख्य सड़क में जो नालियों का बहाव होता था, पानी का बहाव होता था, उसमें जगह जगह कुछ कुछ दूरी पर बड़े, मतलब थोड़ा बड़े बड़े करके गड्ढे या हौज बोल सकते हैं, कि गड्ढे के आकार का कुछ इस प्रकार से चौकोर टाइप से बना दिया जाता था, ताकि पानी जाए तो इससे संबंधित जो भी कचरा इसके यहाँ से जा रहा है वो सब कचरा यहाँ पर जमा हो जाता था, और पानी इसके ऊपर से रिस के आगे की ओर बढ़ जाती थी, और समय समय पर जो है इससे कचरा निकालकर साफ कर लिया जाता था। इस प्रकार से और भी जगह जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे होल रहते थे कचरा जमा होने के लिए, और उस होल को नियमित रूप से साफ किया जाता था, तो इस प्रकार से नाली जाम नहीं होता था। यानी इस प्रकार से जो है नाली की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। ये भी एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में से हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा करता है परीक्षाओं में कि लकड़ी की जो नाली है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता ये भी रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी की नाली का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी की नाली बनाई जाती थी। तो लकड़ी की नाली सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो ये धौलावीरा से। तो धौलावीरा से हमको दो प्रश्न, अभी तक दो प्रश्न समझे हैं। एक तो देखिए, एक तो धौलावीरा कहाँ था, तो गुजरात में था। दूसरा, धौलावीरा जो है वो एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र ऐसा शहर जो 3 भागों में विभाजित था वो कौन था, धौलावीरा। तीसरा है कि लकड़ी की नाली जो है किस स्थल से मिली है, तो वो भी मिला है धौलावीरा से। अब आते हैं हम स्नानागार की तरफ। स्नानागार जो है, स्नानागार यानी स्नान करने के लिए जो आगार, यानी समझिए कि हौज या कुंड बनाया जाता था, तो ये स्नानागार, इसको यहाँ पर महास्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार का जो है 11.88 गुना 7 गुना 2.43 करके कुछ जो है एक बड़ा आकार का जो है साक्ष्य मिला है स्नानागार का, जिसको कि स्नानागार बताया जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग से मिला है। यानी स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार और अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो यहाँ से एक बड़ा सा स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसमें बड़ा सा जो है ऐसे करके बड़ा सा चौकोर टाइप से बहुत बड़ा जो है आकार का एक मिला है, जिसमें कि बीच में जो है गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पानी रहता होगा, और इसके बगल में जो है छोटे छोटे कपड़े उपड़े बदलने के लिए, यानी ना स्नान करने के बाद जो है कपड़े चेंज करने के लिए या फिर बैठने उठने के लिए इस प्रकार का कुछ चीज बनाया हुआ भी मिला है, जिससे कि लोग धार्मिक कार्यों में एक जगह इकट्ठा होते होंगे और उसके बाद जो है स्नान करके फिर कपड़े बदलते होंगे या जगह जगह पर बैठते होंगे। इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। तो ये स्नानागार भी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास विशेषताओं में से है।
सिंधु घाटी सभ्यता की जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें एक अन्नागार भी मिला है, ये इसकी विशेषता है। ये अन्नागार भी बहुत बड़ा सा भवन के रूप में मिला है, अन्नागार। इसमें जो है भविष्य में अन्न को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से बनाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद सामूहिक सभागार का भी साक्ष्य मिला है। तो सामूहिक सभागार भी ये एक विशेषता हुआ करती थी कि पूरे जो बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता होगा उसके लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक सामूहिक सभागार का भी साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार से ये सब जो है ये सिंधु घाटी की विशेषताएं हुई है। इसके बाद अन्य विशेषता में से कांस्ययुगीन सभ्यता, जैसा कि आपको पता है कि तांबा का प्रयोग जो है मानव पहले ही सीख चुका था और इस काल के आते आते इस काल में मानव जो है कांस्य का प्रयोग करना सीख गया। कांसा यानी कि कॉपर और टीन का जो मिश्रण से मिश्र धातु कांसा तैयार होता है, इसके बारे में सिंधु घाटी के लोगों को पता हो गया और इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो कांस्ययुगीन सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं और कांसा का प्रयोग इस सभ्यता की एक विशेषता थी। इसके बाद ये जो सभ्यता थी इसका एक और विशेषता है कि ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक चैप्टर में ही हम पढ़ रहे हैं तो इसी कारण से ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी हुई। आद्य ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि इसमें लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा और समझा नहीं गया है, यानी कहने का अर्थ है कि इसका लिखित प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, सिर्फ पूरा तात्विक साक्ष्य है। इसी कारण से पूरा इतिहास नहीं बल्कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की एक अन्य विशेषता ये थी कि ये जो है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। उसके बाद चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे बहुत प्रकार के साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र यानी कि लड़ाई के समान जो युद्ध के समान है वो कहीं किसी भी स्थल से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो सारे लोग शांति प्रिय थे। क्योंकि शांति प्रिय यदि नहीं होते तो कहीं ना कहीं से अस्त्र शस्त्र का कुछ साक्ष्य मिला होता, लेकिन ऐसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो शांति प्रिय सभ्यता थी, जो कि एक खास विशेषता रही है। इसके बाद व्यापार प्रधान सभ्यता, जैसा कि आप लोग पहले भी देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे सुरकोटदा स्थान है जहां से कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े की हड्डियां मिली है, बंदरगाह लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं। तो इन सब से ये पता चलता है कि विदेश से बाहर के देशों से खासकर ईरान वगैरह से जो है फारस से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार इसमें हुआ करता था, यानी आपस में भी व्यापार होता था और विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। इसके प्रमाण मौजूद हैं, बंदरगाह का होना इसका प्रमाण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य आधार था वो क्या था? व्यापार था। तो व्यापार प्रधान सभ्यता होना ये एक सिंधु घाटी की खास विशेषता रही है। इसके बाद इसकी एक और अंतिम विशेषता लिखे हैं कि विस्तृत सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये मुख्य रूप से 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीनों देशों में फैला हुआ प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी और उस समय के हिसाब से यह बहुत ही बड़ी सभ्यता रही है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बाद व्यवस्था पर समझते हैं।
अभी तक हम लोग विशेषताएं समझे थे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था को समझते हैं। व्यवस्था यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से अरेंज किया गया था चीजों को, किस प्रकार से व्यवस्था उसका किया गया था। क्योंकि ऐसे इस तरह से मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस तरह से अगर हम बातों को अच्छी तरह से समझ लें तो उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव चीजों को याद रखने में काफी सहूलियत होती है। यदि एक बार आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट उतर गया, आपको ये समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या चीज है, किस प्रकार की चीजें हैं, उसमें कैसे कैसे काम हुआ करते थे, तो उसके पश्चात आप जब ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा तो आसानी से आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव तो यूं ही याद रहेंगे, जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव बचेंगे वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। यानी अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था है, इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था क्या उस समय थी? क्या इस प्रकार से कोई विकसित राजनीतिक व्यवस्था थी या नहीं थी? जैसे हम लोग के स्वतंत्र होने से पहले जो पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, यानी एक राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या उसके अकबर, ये सब के समय में क्या थी? लोग ये सब के समय में क्या था? राजतंत्र था, यानी राजा का शासन हुआ करता था। अभी के समय में भारत में क्या है? लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का शासन है, जनता का शासन है। यानी कहने का अर्थ है कि एक व्यवस्था होती थी। तो इस प्रकार का जो है देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, उस साक्ष्य के आधार पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें प्रजातंत्र चल रहा था या लोकतंत्र चल रहा था, या कह सकते हैं कि राजतंत्र चल रहा था। इसका कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिल पाया है कि प्रमाण ये कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो लोकतांत्रिक थी, राजतांत्रिक थी या प्रजातंत्र था, क्या था, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल पाया है। अब हम लोग आर्थिक व्यवस्था के तरफ बढ़ते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आर्थिक जो व्यवस्था किया जाता था, धन दौलत का जो व्यवस्था किया जाता था, अर्थ का जो व्यवस्था किया जाता था, वो दो प्रकार से किया जाता था। मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से, मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से। व्यापार के माध्यम से क्या होता था कि जो है देशी व्यापार भी होता था, विदेशी व्यापार भी होता था। अपने देश में आपस में भी व्यापार होता था। उसके बाद दूसरे देश जैसे फारस, ईरान से घोड़े आए हैं, उसका अवशेष मिला है, तो उससे यह भी पता चलता था कि विदेश से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, तभी तो घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये समझे कि देशी और विदेशी दोनों व्यापार इसके अंतर्गत हुआ करता था और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा गया है, ये साक्ष्य पाया गया है कि सामाजिक वर्ग कोई नहीं, यानी किसी भी प्रकार के जाति का साक्ष्य नहीं मिला है कि समाज को जो अभी जैसे विभिन्न प्रकार के वर्ग में बांटा गया है, ऐसा कुछ साक्ष्य पता नहीं चल पाया है कि सामाजिक वर्ग आखिर कितने भागों में डिवाइड था। इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है। शहर के बारे में प्रमाण मिला है कि शहर जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में थे, एक निम्न शहर, एक उच्च शहर। एक धौलावीरा अपवाद था जो कि 3 खंडों में विभाजित था। बाकी जो जितने भी शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो लगभग वो सारे के सारे 2 भागों में विभाजित थे, धौलावीरा को छोड़कर। एक भाग उच्च भाग होता था, एक निम्न भाग होता था। जो निम्न भाग होता था वो निर्धन वर्ग का होता था और जो उच्च भाग होता था वो अमीर लोगों का होता था। तो इस प्रकार से जिसको दुर्ग कहा जाता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक ये शहर के आधार पर जो है, यानी मोटा मोटी तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2 वर्ग तो था, एक अमीर लोग था और एक गरीब आदमी था, अमीर और धनी और निर्धन। इस प्रकार से 2 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता में समाज के लोग विभाजित थे। उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को यदि देखा जाए कि सांस्कृतिक क्या व्यवस्था थी, सामाजिक क्या व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्था थी, तो यदि इसको ध्यान में रखा जाए तो लिपि का ज्ञान सिंधुवासियों को था।
सिंधु वासियों को लिपि का ज्ञान था, वो लिखना पढ़ना जानते थे, मगर इसे अभी तक नहीं, हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो लिपि का ज्ञान था। इसके अलावा मापतौल का भी ज्ञान था उसके पास। मापतौल की जो पद्धति थी, वो एक क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मापतौल था वो किस अनुपात में था। तो मापतौल जो होता था वो 16 के अनुपात में होता था। आप लोग इसको याद रखें, मापतौल किस अनुपात में होता था? 16 के अनुपात में होता था। और इसकी जो लिपि थी वो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, इसको कहा जाता है कि आपके एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि तो था उसका, तो कौन सा लिपि था? तो उसका लिपि था भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सा लिपि था? भाव चित्रात्मक लिपि। तो इस प्रकार से जो है भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था उसमें, जिसमें चित्र बना बनाकर अपना भाव प्रकट कर दिया जाता था, नाम ही है। और ये चित्र बना बनाकर अपना भाव प्रकट कर दिया जाता था। अब हमको समझ में ही नहीं आता है कि भाई वो चित्र बनाया किसका और क्या भाव है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसकी जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो भाव चित्रात्मक है। और इस लिपि की एक खास गुण रहा है, खास गुण का हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ बायां से लिखते हैं, दाहिनी तरफ जाते हैं। बायां से किधर गए? दाहिनी तरफ। वो लोग क्या करता था? उल्टा चलता था, इधर से लिखते हुए इधर की ओर आता था। यानी इसका जो सीरीज चलता था ना, वो दाएं से बाईं ओर। भाव चित्रात्मक लिपि जो लिखी जाती थी वो किधर से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। लेकिन एक खासियत इसमें और था कि यदि एक से ज्यादा पंक्ति लिखना है, एक से ज्यादा, हम लोग को क्या है, अगर एक से ज्यादा पंक्ति लिखना है तो यहां से यहां शुरू करते हैं और फिर यहां से ही यहां शुरू करते हैं, हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं, बायां से दाया, बायां से दाया। अब ये क्या करता था सिंधु घाटी सभ्यता वाला, जरा सुनिए, ये दायां से बायां, यानी पहले इधर से आता था, लिखते 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 चल आता था यहाँ, और फिर इधर से लिख ले चल जाता था यहाँ, फिर इधर से लिख ले यहाँ। मतलब समझिए इसका पेन उठता नहीं था। ये यहाँ से लिखना प्रारंभ करते थे, दाईं तरफ से आते थे बाईं तरफ, फिर बाईं से घूम घूम के दाईं तरफ, फिर दाईं से घूम के बाईं तरफ, और इसी प्रकार से पंक्ति इनका लिखा जाता था। तो आप लोग इनके लिपि के बारे में समझे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखें। मापतौल का ज्ञान था, मापतौल में 16 का अनुपात पूछा जाता है परीक्षा में, इसको ध्यान रखें। अब ये कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है, तो धातु के बर्तन थे, उसमें तांबा भी आ ही चुके थे। तो इस प्रकार से तांबा, कांसा यानी धातु का ज्ञान था इनको जो है धातु का ज्ञान था। इसकी एक और खासियत क्या रही है कि इसमें जो व्यवस्था समाज का किया गया है कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यानी व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक, यानी माँ की प्रधानता थी। माँ की प्रधानता होने का क्या अर्थ है? जैसे अभी आप लोग समझिए कि अभी के टाइम में क्या होता है, हम लोगों को दूर से लोग किसके नाम से जानता है? अपने पिताजी के नाम से। जैसे कोई पूछेगा किसका बेटा है, तो हम लोग अपने पिताजी का एड्रेस में पिताजी प्रायः लिखते हैं, उसके घर जाता है। गांव में लोग किसको जानता है? प्रायः पिताजी को जानता है। दूर दूर के आदमी पिताजी के नाम से उसको जानता है कि विजय जी का घर वहां है, हमारी पत्नी के नाम से नहीं जानता है। तो अभी का जो समाज है हम लोगों का, वो पितृसत्तात्मक समाज है। वो कौन सा? पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी व्यवस्था थी कि माँ की प्रधानता हुआ करती थी, माँ को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। और यहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिया करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब मातृसत्तात्मक समाज था, इसीलिए मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। चूंकि ये दोनों तो लेडीज है, तो उर्वरता की देवी, मातृ देवी की पूजा होती थी। और इसके साथ साथ वृक्ष पूजा का भी प्रमाण मिला है, वृक्ष का भी पूजा का प्रमाण मिला है, इसको आप लोग याद रखें। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कहीं पर भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ये परीक्षाओं में भी पूछा करता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है? तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है।
तो इस प्रकार से मैंने इसमें आपको व्यवस्था के माध्यम से वैसे चीजों को टेकअप करने का कोशिश किया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में छोटे छोटे क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। आपको इनको समझ लेना है। एक बार में यदि समझ में नहीं आता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को दोबारा से देख लेना है, 3 बार देख लेना है, आपको समझ में आएगा। वीडियो को आराम से रखिए, सुनिए, बातों को ध्यान से समझते जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। इसके बाद हम लोग जो है कुछ और भी चीजें आगे देखते हैं।